वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आरओ एआरओ की और यूपीपीसीएस की भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, जो पूर्वी यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है। ये सीरीज ना केवल इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी आरओ के लिए, बल्कि अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी। जो यूपी वाले क्वेश्चन है बस उनको छोड़ दीजिएगा। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के जिस जिले से निकलती है उसका नाम है सहारनपुर। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है और इस नहर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1631 में। और उसके बाद अंग्रेजों ने 1830 में इसका काम पूरा करवाया। और इस नहर की कुल लंबाई है 1440 किलोमीटर। इससे रिलेट करता हुआ एक प्रश्न मॉर्निंग में भी था यूपीपीसीएस की करंट आज सीरीज में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी से। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए जो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। देखिए, माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोग रहते हैं और यह असम राज्य में स्थित है और एक जिला भी है वहाँ का। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित है जो ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और सुबनसिरी नदी से घिरा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राप्ती। गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। राप्ती नदी है जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। राप्ती का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के लिए। तो मणिकरण भूतापीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में स्थित है। भारत में महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा स्थल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। जैसे कि छत्तीसगढ़ में है तत्तापानी, जम्मू कश्मीर में है पुगा, गुजरात में है केम्बे गेब्रेन, और झारखंड में सूरजकुंड, और जम्मू कश्मीर में है चुमाथांग। पांचवा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में झील है, सूची 2 में वो राज्य जहाँ पर वो स्थित हैं, अवस्थित हैं। कलिवेली झील कहाँ पर, खजियार झील कहाँ पर, खेचोपल्ली झील कहाँ पर, और बेम्बनाद कहाँ पर। देखिए, खजियार टूरिस्ट प्लेस भी है, एक बहुत पर्यटक जाते हैं वहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है। तो बी का 3 अगर 1 से एलिमिनेट हो जाए तो कर दो, हो गया 1 से, ठीक है, बी का 3। और पहला है चौथे से, यानी कलिवेली जो झील है वो तमिलनाडु में स्थित है, और जो खजियार है वो हो गई हिमाचल प्रदेश में, और जो खेचो पलरी है वो हो गई सिक्किम में, ठीक है। कलिवेली हो गई तमिलनाडु, खजियार हो गई हिमाचल प्रदेश, खेचोपल्ली हो गई सिक्किम, और बेम्बनाद हो गई केरल। तो बी है इसका आंसर। 4 3 1 2। तो कलिबेली पुलिकट झील के बाद कलिबेली आर्द्रभूमि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह तमिलनाडु के कलिबेली झील के पूर्वी तट पर मरक्कनम के पास स्थित है, और जलग्रहण क्षेत्र के 670 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैली कलिबली झील को पुलिकट झील के बाद कोरोमंडल तट पर प्रमुख आर्द्रभूमि में से एक जो है कहा जाता है। और यह झील उपुकल्ली क्रीक और एयरनथिट्टू अभयारण्य द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है, ठीक है। एडियनथिट्टू। खजियार झील की बात करें तो खजियार झील हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। खजियार झील एक मध्य ऊंचाई वाली झील है और झील का नाम हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के देवता खज्जी नाग के नाम पर पड़ा। और खेचो पलरी झील की बात करें तो सिक्किम में स्थित है खेचो पलरी, और खेचो पलरी को
खा चोट पलरी के नाम से भी जाना जाता है। वेम्बनाड झील की बात करें तो वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है और केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। नंबर 6 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात है और सूची 2 में है राज्य या स्टेट। तो सूची 1 में है जलप्रपात यानी झरने, दूसरी सूची में है राज्य। बरकना, दूधसागर, दुधमा और किलियूर। देखिए जो दूधसागर है वो है गोवा में, ठीक है, और बरकना है कर्नाटक में, दुधमा है तमिलनाडु में, दुधमा है उड़ीसा में और किलियूर है तमिलनाडु। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4, ठीक है, एक से एलिमिनेट हो जाएगा। तो बरकना जलप्रपात या झरना है कर्नाटक में, दूधसागर कई बार एग्जाम में पूछा है, गोवा में है, दुधमा उड़ीसा में है और किलियूर है तमिलनाडु। नंबर 7 पर आ जाइए। तिपाई मुख बांध भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादास्पद मुद्दा है? भारत और बांग्लादेश के बीच है ये विवादास्पद मुद्दा। तो तिपाई मुख बांध जो है भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादास्पद मुद्दा है। जल के अधिकारों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद होने के कारण जो है इसमें देरी हुई है। और तिपाई मुख बांध जो है मणिपुर में बराक नदी पर एक प्रस्तावित तटबंध का बांध है, ठीक है, और इसे पहली बार 1984 में कमीशन किया गया था। और बांध का आशय, जो उद्देश्य है बांध का, वो है बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है। कुछ गलत है क्या? देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। तो चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के पश्चिम राज्य मऊ, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले, ठीक है, मऊ के दक्षिण में विंध्याचल रेंज से निकलती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो वरना है, तबा है, कनार है, कोलार है, मान है, हटनी है, उरी है, शक्कर है। सोन नदी की बात करें तो गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बेनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? इस प्रश्न का झुकाव थोड़ा एमपीपीसीएस वाला हो गया। इसका उत्तर है बालाघाट। तो बेनगंगा नदी की बात करें, बेनगंगा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में महादेव पहाड़ियों से होता है। इसे बेनगंगा के नाम से जाना जाता है। इसे बेनगंगा के नाम से भी जाना जाता है, बेनगंगा को। इसकी लंबाई है 569 किलोमीटर। गोदावरी नदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है बेनगंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत लकड़ी है, पेट्रोल है, कोयला है। गैर परंपरागत है पवन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो सोलर एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है और बायोमास एनर्जी है। 11वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। तो दिसंबर 2021 तक, ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या है 7। कोयला, गैस, जल विद्युत और पवन ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा भारत की बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। दिसंबर 2021 तक 7 बिजली संयंत्रों से 23 से अधिक परमाणु रिएक्टरों के साथ भारत जो है दुनिया में परमाणु रिएक्टरों की संख्या के मामले में 7वें स्थान पर है, जो 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लिस्ट है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में ये।
यह परमाणु संयंत्र कब वो बने थे और किस स्थान या किस राज्य पर वो स्थापित हैं? जैसे कि काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, कैगा कर्नाटक है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र, और है कुडनकुलम, बहुत पूछते हैं इसको, यह है तमिलनाडु में। 12वां प्रश्न है, एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को डैश के रूप में जाना जाता है? जनसंख्या क्षेत्र, जनसंख्या घनाभ, जनसंख्या अपरिवलय, जनसंख्या पिरामिड। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे जनसंख्या पिरामिड। तो देखिए, जनसंख्या पिरामिड देश में रहने वाले लोगों की कहानी कहता है, जैसा कि यह विशिष्ट देश के पुरुषों और महिलाओं की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड देश की आयु के अनुसार संरचना को दर्शाता है और इसमें कामकाजी उम्र की आबादी के साथ साथ देश की आश्रित आबादी भी शामिल है। जनसंख्या पिरामिड किसी क्षेत्र के भविष्य के अध्ययन के साथ साथ ऐतिहासिक और वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्तियों की जांच के लिए उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? इसमें सबसे पुरानी उत्पादन इकाई कौन सी है भारतीय रेलवे की? रेल व्हील फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी का, या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स? डी है इसका आंसर, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है पश्चिम बंगाल के चितरंजन में स्थित है। ठीक है, आसनसोल से पड़ेगा यह 32 किलोमीटर की दूरी पर, और 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ इसका उत्पादन, और 1 नवंबर को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने से जो है पहला स्टीम लोकोमोटिव निकला। पहले इसे लोको मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स के रूप में जाना जाता था। इसका नाम बदलकर 1 नवंबर को बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया था। कुछ अतिरिक्त फैक्ट इससे जुड़े हुए जो ऑप्शन में थे, जैसे कि रेल व्हील फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और भारत के वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली एक उत्पादन इकाई है जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों और उनके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करती है। ये पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा इनको। नंबर 14 पर आ जाइए, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को डैश से जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। तो अटल सुरंग की बात करें तो 3 अक्टूबर सन 2000 को भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मनाली से अटल सुरंग, दुनिया की जो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, उसका उद्घाटन किया। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 3,300 करोड़ रुपए की लागत से किया, और यह सुरंग मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। नंबर 15 पर आ जाइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी ST आबादी की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? नागालैंड में नहीं थी ST आबादी। देखिए, क्षमा चाहेंगे, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, यानी SC समुदाय की बात हो रही है। ठीक है, तो नागालैंड इसका आंसर है, ST नहीं। तो यह है केंद्र शासित प्रदेश और यह है SC आबादी, यह है ST आबादी। तो केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, सारे राज्य हैं ये। नागालैंड हो गया, केरल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। तो सिक्किम में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 जो SC आबादी है, और ST आबादी है 89.1, और केरल में 9.8, सिक्किम में 5.0, असम में 6.9। तो फिलहाल जो हमारा उत्तर है वो नागालैंड है। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा इस तालिका को। नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समापनीय किंतु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, कौन सा? सोलर एनर्जी, या फिर उपज स्थिति में जल यानी वाटर इन यूजेबल कंडीशन, मृदा यानी सॉइल, और अपनी प्राकृतिक स्थिति में भूदृश्य। ठीक है, समापनीय है मतलब एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन नवीकरणीय है, कौन सा हो सकता है इसमें? वो है
उपोज स्थिति में जल। ठीक है, बी सबसे अच्छा उत्तर है यहाँ पर। तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जो समाप्त हो सकते हैं और दूसरे जो समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, समाप्त हो सकते हैं यानी क्षयकारी हैं वो। तो प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, उदाहरण के रूप में जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, यानी नवीकरणीय नहीं है, गैर नवीकरणीय है। और जो नवीकरणीय है जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, जल ऊर्जा। तो असमापनीय संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, और नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें पुनर्नवीकरण या फिर से जो है भरा जा सकता है। सौर ऊर्जा एक अक्षय और असमापनीय स्रोत है। बात करें जल की, तो जल एक नवीकरणीय है लेकिन क्षयकारी संसाधन है। बिना किसी सोच विचार के उपयोग करने पर यह एक दिन समाप्त हो सकता है। नंबर 17 पर आ जाइए। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि किस किन दशक या दशकों को निर्दिष्ट करती है? 1981 से 2011, 1951 से 1981, 1921 से 1951 या 1911 से 1921? कौन सा दशक है वो? स्थिर जनसंख्या वृद्धि भारत में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1921 से 1951 की अवधि। तो 1921 से 1951 की अवधि की बात करें तो इसे स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। पूरे देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता में समग्र सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई इस समय। साथ ही बेहतर परिवहन और संचार प्रणालियों ने वितरण प्रणालियों में सुधार किया। इस अवधि में अपरिष्कृत जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछले चरण की तुलना में उच्च विकास दर प्राप्त हुई। यह महान आर्थिक मंदी 1920 के दशक और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में जो है प्रभावशाली था। 1901 से 1921 तक की अवधि की बात करें तो इसे भारत की जनसंख्या के विकास के स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 की बात करें तो इसे भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, जो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लेकिन देश में जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण जो है हुई थी। 1981 के बाद अब तक की स्थिति देखें तो देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है हालांकि उच्च बनी हुई है लेकिन धीरे धीरे धीमी होने लगी है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अपरिष्कृत जन्म दर में गिरावट को जो है जिम्मेदार जो है माना जाता है। ठीक है, जन्म दर में गिरावट हुई है। नंबर 18 पर आ जाइए। विटिकल्चर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन, ऊन उत्पादन या अंगूर उत्पादन? विटिकल्चर, अंगूर उत्पादन। देखिए विटिकल्चर जो है अंगूर की खेती और कटाई है। जब अंगूर का उपयोग विशेष रूप से शराब उत्पादन के लिए किया जाता है तो अंगूर के अध्ययन को बिन्नी कल्चर भी कहा जा सकता है। बिन्नी कल्चर और विटिकल्चर दोनों ही हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान और खोज के रूप में विटिकल्चर तब तक अस्तित्व में है जब तक मनुष्य शराब बनाता और पीता रहेगा। सबसे आम अंगूर जिसका नाम है वाइटिस विनिफेरा कम से कम नवपाषाण युग के बाद से मनुष्यों द्वारा खेती और किण्वित किया जाता रहा है। ठीक है, शहद उत्पादन की बात करेंगे तो मधुमक्खी पालन का नाम आएगा। रेशम उत्पादन की बात करेंगे तो सेरीकल्चर, ये तो पढ़ा ही होगा, सब आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये सवाल है जनरल साइंस का और सवाल क्या है? सर लुई पाश्चर ने मलेरिया के संचरण पर काम किया और डेंगू बुखार जो होता है वो नर एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से होता है। देखिए लुई पाश्चर ने थोड़ी किया था, रोनाल्ड रास थे वो, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। डेंगू बुखार नर एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से नहीं होता है, ये दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो सर रोनाल्ड रास ने, ना कि लुई पाश्चर ने, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा होती है यह सिद्धांत दिया था लुई पाश्चर ने, जबकि सर रोनाल्ड रास ने मलेरिया के संचरण पर काम किया। उन्होंने पाया कि मलेरिया के रोगाणु वाहक अर्थात मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया स्पोरोजॉइट को परपोसी में पहुंचाती है और उनके लिवर यानी यकृत में उसकी गुणा करती है और एनाफ्लीज की लार ग्रंथियों में चली जाती है। तो पहला वाला हो गया गलत। दूसरा भी गलत है क्योंकि डेंगू बुखार जो है एंडीज एजिप्टी मच्छरों के कारण होता है, न कि नर
नर एनाफ्लीज के। ठीक है, मलेरिया भी मादा एनाफ्लीज से होता है, नर एनाफ्लीज से नहीं होता कुछ। 20वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 है सूची 2। निक्षेपण, वाष्पीकरण, संलयन या पिघलना और संघनन, मिला दीजिए इनको। देखिए, निक्षेपण बोलते हैं गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया। द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया, द्रव में गैस कैसे बदला जाएगा, वाष्पीकरण होगा तो। ठीक है, और एक ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया वो कहलाती है संघनन, कंडेंसेशन। और गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी, संलयन या पिघलना। ठीक है, तो A का 2 B का 1, A का 2 B का 1 C का 4 D का 3, तो D इसका आंसर हो जाएगा। तो निक्षेपण में क्या होता है, ठोस को गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण। और वाष्पीकरण क्या है, द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। संलयन या पिघलना ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया है। और संघनन है गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया, यानी कंडेंसेशन, जिससे बादल बनते हैं। तो ये 20 प्रश्न थे हर टॉपिक से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये जो नंबर है 9560112583, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। UPPCS की जो पेड सीरीज़ है वो 499 की है, UPPSC RO की 399 की है। आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी करना है, पेड टेलीग्राम ग्रुप को।